बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले हमारे वीडियो के अंदर क़ुव्वत गाज़िया का इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसकी जो अलग अलग किस्में होती हैं तो उनके बारे में भी हमने पढ़ाई कर ली थी। और हमने कोशिश की थी कि आप लोगों को क़ुव्वत गाज़िया के ताल्लुक़ से जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है तो वो उस वीडियो के अंदर हम दे दें, और इसके बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं या बाकी की जो उसकी डिटेल्स हैं तो वो आगे के इन वीडियोस के लिए हमने बचा कर रखे हुए थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क़ुव्वत गाज़िया के ताल्लुक़ से बाकी की जो बची हुई जो जितनी भी डिटेल्स हैं, जो चीज़ें हैं, तो उनको पढ़ने वाले हैं। और हम कोशिश तो यही कर रहे थे कि इस वीडियो के अंदर हम कुआँ का जो टॉपिक है पूरा उसको सम अप कर ले, उसको ख़त्म कर ले। लेकिन हमारे लाख चाहने के बावजूद भी ये टॉपिक चूँकि एक बहुत लेंदी टॉपिक है, तो एक के बाद एक वीडियोस बनते चले जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो वीडियो है हमारा, ये सेकंड लास्ट है, और इसके बाद का जो वीडियो होगा तो वो कुआँ के ताल्लुक़ से हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है। तो अब बाकायदा हम पढ़ाई करते हैं क़ुव्वत गाज़िया के ताल्लुक़ से जो रिमेनिंग पार्ट इसका है, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ाई करते हैं। तो पिछले वीडियो से ही इसको हम डायरेक्टली कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क़ुव्वत गाज़िया के जो मदारिज होते हैं, जो अलग अलग इसकी जो स्टेजेस होती हैं, तो वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको बताई गई है किताबों के ज़रिए से, वो ये बताई गई है कि जो क़ुव्वत गाज़िया होती है तो वो कभी कभी जो तहल्लुल होता है बदन के अंदर, तो उससे ज़्यादा ग़िज़ा ये हासिल करती है। जो डिज़ोल्यूशंस जो होते हैं बदन के अंदर, जो हमारे अज़्ज़ा जो घटते हैं या डिज़ोल्व होते हैं या जो तहलील होते हैं, तो क़ुव्वत गाज़िया उससे ज़्यादा ग़िज़ा को हासिल करती है। और ऐसा जो होता है तो वो सिन्न नमू के अंदर होता है। तो सिन्न नमू में चूँकि बदन जो होता है हमारा, जो जिस्म होता है, तो वो बढ़ता है, उसकी नमू होती है, वो बढ़ोतरी होती है, उसके अंदर ग्रोथ होती है। और किसी भी चीज़ के ग्रोथ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है कि उसके अंदर डिज़ोल्यूशन या उसके अंदर तहल्लुल या फिर उसके अंदर जो कमी है तो वो कम हो, और जो बढ़ोतरी है तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे बदन के अज्जा होते हैं तो वो डिज़ोल्व तो होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो क़ुव्वत गाज़िया होती है तो वो ग़िज़ा ज़्यादा हासिल करती है, और इसीलिए फिर बदन की नुमू हो पाती है, ग्रोथ हो पाती है। इसके मुकाबले में क़ुव्वत गाज़िया जो होती है तो वो तहल्लुल से बराबर, जितना तहल्लुल हो रहा है तो उसी के बराबर की ग़िज़ा वो हासिल करती है कुछ स्टेजेस के अंदर, जैसे कि सिन्न शबाब में होता है। तो इसको सिन्न शबाब भी कहते हैं, सिन्न वकूफ़ भी कहते हैं। तो सिन्न शबाब में या सिन्न वकूफ़ के अंदर ये होता है कि बदन के जो हमारे अज़्ज़ा होते हैं, ये जो हमारा बदन होता है पूरा, तो वो जैसा का वैसा बरकरार रहता है। ना इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, ना इसके अंदर कोई कमी होती है, ना ये घटता है ना ये बढ़ता है। और इसीलिए जो क़ुव्वत गाज़िया होती है तो वो जितनी भी जो तहल्लुल होता है तो उसके बिल्कुल बराबर की ये ग़िज़ा हासिल करती है। और सबसे आखिरी में जो सिन्न कहूलत और सिन्न शेखूकत होती है, तो इसके अंदर चूँकि जो बदन होता है और इसके जो अज़्ज़ा होते हैं तो वो घटना शुरू हो जाते हैं। तो क़ुव्वत गाज़िया जो होती है तो वो तहल्लुल से कम ग़िज़ा इसके अंदर हासिल करती है। बुढ़ापे के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको भूख कम लगती है, वो उतना खाना नहीं खा पाते जितना एक जवान इंसान खाना खाता है, और इसीलिए उनका जो बदन है तो वो घटना शुरू होता है, उसके अंदर तहल्लुल ज़्यादा होता है। और उसके मुकाबले में जो क़ुव्वत गाज़िया होती है तो वो ग़िज़ा को कम हासिल करती है। तो ये तीन इसके मदारिज होते हैं, तीन इसके स्टेजेस होते हैं। सिन्न नमू में ग़िज़ा ज़्यादा हासिल होगी, सिन्न शबाब में तहल्लुल के बराबर ग़िज़ा हासिल होगी, और सिन्न कहूलत और सिन्न शेखूकत के अंदर तहल्लुल से कम ग़िज़ा का हुसूल किया जाएगा। अगली चीज़ जो हमको इस टॉपिक के अंडर में देखनी है वो ये है कि क़ुव्वत गाज़िया जो होती है तो वो सिन्न नमू के अंदर कवी होती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है। और सिन्न शबाब के अंदर ये एतदाल पर होती है, मोतदिल होती है, लेकिन सिन्न शेखूकत के अंदर ये कमज़ोर हो जाती है। और इसी से आप ये भी एक लॉजिक ये भी बनता है कि अब चूँकि सिन्न नमू के अंदर ये कवी है तो तग़ज़िया ज़्यादा होगा, सिन्न शबाब में एतदाल पर है इसलिए तग़ज़िया जो होगा तो वो भी एतदाल के ऊपर होगा। और सिन्न शेखूकत के अंदर चूँकि अब क़ुव्वत गाज़िया कमज़ोर पड़ गई है इसलिए तग़ज़िया कम होगा। और फिर सिन्न नमू के अंदर चूँकि अब क़ुव्वत गाज़िया जो है तो वो स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा कवी है,
اس لیے جو حرارت غریزیہ جو ہوتی ہے تو وہ بھی سن نمو کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور سن کہولت اور سن شیخوخت کے اندر یہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ قوت غازیہ بھی کم ہو جاتی ہے، قوت غازیہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ اب شیخ الرئیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں یا جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک قوت پائی جاتی ہے جس کو قوت مغیرہ کہتے ہیں۔ یہ تغیر سے بنا ہے، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو۔ تو ہمارے جتنے بھی بدن کے جو اعضاء ہوتے ہیں یا جو اجزاء ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے، قوت مغیرہ، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو غذا کے جو اجزاء ہیں تو ان کو وہ عضو مقتضی کے جیسا بنا دے، اس کے مشابہ اس کو بنا دے، کیونکہ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے اعضاء کے جیسی بالکل نہیں ہوتی۔ تو اب جب ہم غذا کھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جب روٹی کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے بدن کے کسی بھی عضو کی جیسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے، مختلف چیز ہوتی ہے۔ جب وہ ہمارے بدن کے اندر جاتی ہے تو ہمارے بدن کی جو قوت مغیرہ ہوتی ہے تو وہ اس روٹی کے جو اجزاء ہوتے ہیں، کارآمد جو اجزاء ہوتے ہیں، تو ان کو ہمارے بدن کے جو جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں تو ان کے جیسا ان کو بنانے کا کام کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ اس غذا کے اندر جو فضول کی جو چیزیں ہیں، جو ہمارے کسی کام نہیں آنے والی ہے، جو فاضل اجزاء ہوتے ہیں، فاضل جو مادے ہوتے ہیں، ویسٹیج جتنا بھی ہوتا ہے تو ان کو وہ بدن سے خارج کرنے کا بھی کام کرتی ہے، ان کو بدن سے وہ خارج کرانے کے اندر بھی وہ مددگار ہوتی ہے۔ تو کارآمد اجزاء کو اعضاء کے جیسا بنا دیتی ہے اور فاضل اجزاء کو بدن سے خارج کرنے کے لیے وہ تیار کر دیتی ہے۔ اب قوت مغیرہ جو ہوتی ہے تو وہ کچھ اعضاء کے اندر دوگنی ہوتی ہے، ڈبل ہوتی ہے۔ تو اس کے ایک حصے کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جس عضو کے اندر یہ موجود ہے تو خود اس عضو کا یہ تغذیہ کرے، اور دوسرا اس کا جو پارٹ ہوتا ہے تو وہ اس عضو کے افعال کے اندر اس کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر معدے کے اندر جب یہ موجود ہوں گی تو معدے کا تغذیہ بھی کرے گی، لیکن اس کے ساتھ میں دوسرا کام یہ کرے گی کہ معدے کے اندر جو رطوبات پیدا ہوتی ہیں، جن کو ہم رطوبات معدہ کہتے ہیں یا جن کو حموضت معدی کہتے ہیں، گیسٹرک جوسز جن کو کہتے ہیں، تو ان کو پروڈیوس کرنے کا بھی یہ کام کرے گی۔ اسی طرح سے جگر ہے، صدین یعنی بریسٹ ہیں، تو ان کے بھی کام کرنے کے اندر یہ مدد کرے گی۔ تو جگر سے جتنے بھی رطوبتوں کا اخراج ہوتا ہے، تو جتنی بھی رطوبتیں یا پھر جتنے بھی اخلاط جو پروڈیوس ہوتے ہیں جگر کے اندر سے، تو ان کو پروڈیوس کرنے کا بھی کام کرے گی اور جگر کا تغذیہ بھی کرے گی، صدین کا تغذیہ بھی کرے گی، اور صدین کے ذریعے سے جو بریسٹ کو جو ملک پروڈکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ مدد کرے گی۔ تو اس طرح سے قوت مغیرہ جو ہوتی ہے تو کچھ اعضاء کے اندر دوگنی ہوتی ہے، جس کو کتابوں کے اندر دو چن لکھا گیا ہے۔ دو چن کا مطلب ہوتا ہے دگنا۔ ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی تغیرات ہوتے ہیں، خاص طور سے غذا کے اندر جتنے بھی تغیرات ہوتے ہیں تو ان کو چار الگ الگ ہضوم کے اندر، ہضوم ہضم کی جمع ہے، تو چار ہضوم کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو ہوتا ہے تو ہضم معدی ہوتا ہے، نمبر 2 ہضم کبدی ہوتا ہے، نمبر 3 ہضم عروقی، اور نمبر 4 ہضم عضوی ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے آگے انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ اب جو قوت غازیہ ہمارے بدن کے اندر کام کرتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اکیلی غذا کو پورا ہضم کرانے کا اور بدن کے تغذیہ کا یہ پورا کا پورا اکیلے کام کرے گی، بلکہ اس کی خدمت کے لیے کچھ اور قوتیں بھی ہوتی ہے، اس کی امداد کے لیے، اس کی مدد کے لیے کچھ اور قوتیں بھی ہمارے بدن کے اندر ہوتی ہیں۔ ان تمام قوتوں کو خدام غازیہ یا پھر قوائے طبیہ خادمہ ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہوتی ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوت غازیہ کی خادم قوتیں ہیں، جن کے اوپر ہضم غذا کا انحصار ان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ قوتیں کون کون سی ہے؟ یہ ہے قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ اور قوت دافعہ۔ ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے اندر ہماری جو اگلی سلائیڈز ہونے والی ہے تو ان کے اندر ڈیٹیل میں ہم ان کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ تو خدام غازیہ میں سے یہ پہلی خادم قوت ہے جس کو قوت جاذبہ کہتے ہیں، اور اس کا جو کام ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اعضاء سے تحلیل شدہ اجزاء کے قائم مقام اجزاء کو غذا سے جذب کرتی ہے۔ تو اس کا نام ہی چونکہ اب جاذبہ ہے، یہ جذب کرتی ہے، ایبزارب کرنے کا اس کا کام ہوتا ہے، ایبزارپشن اس کا کام ہوتا ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو اس سے جو کارآمد اجزاء ہوتے ہیں تو ان کو یہ کھینچ لیتی ہے، ان کو یہ جذب کر لیتی ہے، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غذا کے اندر جتنے بھی ایسے اجزاء موجود ہے کہ جو عضو کے مناسب اور مشابہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اپنے طرف ان کو کھینچ لیتی ہے۔ اب
ऐसा नहीं होता कि ग़िज़ा से डायरेक्ट ये चीज़ अपनी तरफ खींच ले रही है, बल्कि ये क्या करेगी कि हमारे बदन की जितनी भी आज़ा होते हैं तो उनके अंदर अपनी अपनी क़ुव्वत जाज़िबा होती है। तो जैसे मेदी की अपनी एक अलग क़ुव्वत जाज़िबा होगी, जिगर की अपनी क़ुव्वत जाज़िबा होगी, पेनक्रियास की अपनी एक क़ुव्वत जाज़िबा होगी, और इनकी सबकी जो क़ुव्वत जाज़िबा होती है तो ये अपने हिसाब से खून के अंदर मौजूद जितनी भी अज्जा होते हैं जो इनसे ज़्यादा करीब तर होते हैं, जो इनसे मुनासिब और मुशाबे होते हैं, तो उन्हीं को अपनी तरफ ये खींच लेती है। अब क़ुव्वत जाज़िबा जो होती है तो वो दो तरीक़ों से काम करती है। पहला इसका जो काम होता है तो वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये वैक्यूम के ज़रिए से काम करती है। तो अब किसी भी उज़्व के अंदर अगर तहलील हुई है, अगर वहाँ पर तहल्लुल हुआ है, बदन का कोई भी एक जो जुज़ है तो वो डिज़ोल्व हो चुका है, तो अब वहाँ पर क्या होगा कि एक खला पैदा हो जाएगा, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और उस वैक्यूम के अंदर फिर किसी भी चीज़ को पुर करना ज़रूरी है। तो जिस तरह से पिचकारी के अंदर या सिरिंज के अंदर आप देखेंगे कि जब हम सिरिंज के अंदर दवा फिलअप करते हैं, मेडिसिन फिलअप करते हैं, तो वो कैसे होता है, क्योंकि सिरिंज के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम के अंदर जब कभी भी किसी भी जगह पर वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। तो जो तबीयत होती है, तो तबीयत उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उस खला को पुर करने के लिए किसी न किसी रुतूबत को वहाँ पर पहुँचा देती है, क्योंकि रुतूबत को वैक्यूम के अंदर फिलअप करना वो ज़्यादा इजी होता है, उस खला को पुर करना रुतूबत के ज़रिए से ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए जो तबीयत होती है तो वो उस खला के अंदर रुतूबत को पुर कर देती है। ये पहला तरीका होता है। दूसरा जो तरीका होता है तो वो ये है कि हरारत की वजह से रुतूबत मुंजज़िब हो जाती है। तो जैसे चिराग की जो बत्ती होती है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको चिराग की मिसाल भी लिखी हुई दिख रही है। तो चिराग की जो बत्ती होती है, तो आपने देखा होगा कि जो तेल होता है वो नीचे की तरफ होता है, और आग जो होती है तो ऊपर की तरफ जलती रहती है, लेकिन तेल ऊपर खींचा चला जाता है। वो क्यों होता है? वो हरारत की वजह से होता है। तो जिस उज़्व के अंदर भी हरारत थोड़ी बहुत मौजूद होगी तो वो हरारत फिर जो अज्जा होंगे, ग़िज़ाई जो अज्जा होंगे, तो उनको अपने अंदर वो खींचने का काम करेगी। इस तरह से जो क़ुव्वत जाज़िबा होती है तो ये दो तरीक़ों से काम करती है, पहला वैक्यूम के ज़रिए से, दूसरा हरारत की वजह से। दूसरी जो खादिम क़ुव्वत होती है तो वो क़ुव्वत मासिका है। इसका काम ये होता है कि ये ग़िज़ा को उस वक्त तक के रोक कर रखती है कि जब तक कि क़ुव्वत हाज़िमा उसमें तग़य्युर और इस्तिहाला करके उसको उज़्व की मुशाबा ना बना दे। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी भी उज़्व तक के ग़िज़ा पहुँचती है और वो वहाँ पर अगर रुक नहीं पाती, अगर वो ठहरती नहीं है, तो फिर उसके अंदर तग़य्युर और इस्तिहाला नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा होता है कि वो सिर्फ इतनी देर रुकती है कि उसके अंदर तग़य्युर और इस्तिहाला नहीं हो, तो फिर इससे भी जो तग़ज़िया का जो काम है तो वो नहीं हो पाएगा। और इसलिए इस क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है कि जब तक कि तग़य्युर और इस्तिहाला नहीं होता, क़ुव्वत हाज़िमा जब तक कि अपना काम पूरा नहीं कर देती, तो ज़रूरी हो जाता है कि उस वक्त तक के जो ग़िज़ाई अज्जा है तो वो उज़्व में रुके रहें। और जब तक कि ये रुके रहते हैं तो उस वक्त तक कि फिर तग़य्युर और इस्तिहाला हो जाता है, और इस तरह से फिर बदन का तग़ज़िया होता है। और ये तीसरी क़ुव्वत है, क़ुव्वत हाज़िमा। इसका काम ये होता है कि ये जो क़ुव्वत जाज़िबा ने जिन अज्जा को जज़्ब किया है और क़ुव्वत मासिका ने जिनको रोक कर रखा है, तो उन अज्जा के अंदर ये तग़य्युर और इस्तिहाला करे और उनको आज़ा के मुशाबा ये बना दे। तो सबसे मेन काम जो होता है तो इसका होता है। हालांकि सारे की सारी जो क़ुव्वतें होती है तो वो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये जो काम करती है तो ये असल में जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं तो उनको आज़ा के मुशाबा बनाने का ये काम करती है। उनके अंदर तग़य्युर और इस्तिहाला करके, उनके अंदर चेंज करके, उनके अंदर मेटाबॉलिज़्म करके ये उनको आज़ा के मुशाबा बना देती है ग़िज़ाई अज्जा को। यहाँ पर दो टर्म्स समझने वाली है, एक हज़्म है और दूसरा है नुज़्ज। तो हज़्म तो हम सभी को मालूम है कि डाइजेशन को कहते हैं, लेकिन नुज़्ज असल में किसको कहते हैं वो यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, नुज़्ज का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको इंज़ाज कहते हैं। और इंज़ाज कहते हैं क़ुव्वत हाज़िमा ग़िज़ा के कुछ अज्जा को हज़्म करके जुज़्व बदन बनाती है, और जिनको हज़्म नहीं कर पाती उन्हें फ़ुज़ले में तब्दील करके उनमें ऐसा तग़य्युर करती है कि वो बदन से ख़ारिज हो जाएँ। ये पूरा जो प्रोसेस होता है कि क़ुव्वत हाज़िमा ग़िज़ा के कुछ अज्जा को जब हज़्म करती है तो उनको जुज़्व बदन बना देती है, और ऐसे अज्जा जो होते हैं कि जिनको वो बदन का जुज़्व नहीं बना पाती, या फिर ऐसे अज्जा के जो बदन का जुज़्व बनने के लायक नहीं होते, तो उनको वो
फुजले के अंदर कन्वर्ट कर देती है और उनको वो बदन से खारिज होने के लिए तैयार भी कर देती है। उनको ऐसा उनके अंदर तब्दीली ला लेती है कि वो बदन से खारिज हो जाए। ये पूरा जो प्रोसेस होता है तो इसको इंजाज कहते हैं। इसी को फिर हम नुस्ज कहते हैं। जो मवाद होता है तो उसको नुस्ज देना इसी को कहते हैं। तो ये हज़्म और नुस्ज असल में ये दोनों भी यूँ समझ लीजिए कि सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ये एक दूसरे के मुतरादिफ नाम है। कहीं पर हज़्म की जगह नुस्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नुस्ज की जगह पर हज़्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में के अंदर स्लाइड सा डिफरेंस होता है। और वो जो स्लाइड सा डिफरेंस होता है तो उसी की वजह से अलग अलग जगहों पर इनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, हज़्म और नुस्ज इनको कहते हैं। अगली चीज़ जो हमको देखनी है वो है हुजूम अरबा, जिनके बारे में हमने पिछले हमारी जो एक स्लाइड गुजरी है तो उसके अंदर भी हमने इसको छूते हुए हम निकल गए थे। तो ग़िज़ा जब मैदे के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ से लेकर उसके आज़ा में कन्वर्ट होने तक के, आज़ा में उसके तब्दील होने तक के 4 तग़य्युरात उसके अंदर होते हैं। बेसिकली 4 अलग अलग तब्दीलियों से उसको मेनली गुजरना पड़ता है। वो 4 तब्दीलियाँ हैं, हज़्म मेदी, हज़्म कब्दी, हज़्म उरूक़ी और हज़्म उज़वी। इनको डिटेल में एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो हज़्म है तो वो हज़्म मेदी है। अब हज़्म मेदी जो होता है तो जब जैसे ही हम ग़िज़ा को मुंह के अंदर डालते हैं तो मुंह से ये इसकी शुरुआत हो जाती है। तो मुंह, मैदा और अमा, तो ये 3 जो हिस्से होते हैं तो इनके अंदर जितनी भी तग़य्युरात होते हैं तो उन सबको हज़्म मेदी के अंदर काउंट किया जाता है, जिसको हम क़िनात ग़िज़ाई या फिर ग़िज़ाई नाली या फिर GIT इसको कहते हैं। तो GIT के अंदर होने वाली जितनी भी तग़य्युरात है ग़िज़ा के अंदर तो उन सबको हज़्म मेदी के अंदर काउंट किया जाता है। और इसी बिना पर इसके अंदर फिर इसके सब जो टाइप्स होती है, जो इसके और ज़िमनी जो इसकी अक़साम होती है तो उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल है। एक हज़्म फ़मी है, फ़म कहते हैं अरबी में मुँह को, हज़्म मेदी है और हज़्म मेवी है, अमा कहते हैं इंटेस्टाइन को। तो उसी से ये लफ्ज़ बना है मेवी। तो हज़्म फ़मी, हज़्म मेदी और हज़्म मेवी, ये तीनों भी एक एक करके हम इनको अभी पढ़ लेते हैं। अब हज़्म फ़मी के अंदर ये चीज़ देखने लायक है कि जो मुंह की जो रुतूबत होती है, जिसको रुतूबत दहन कहते हैं या जिसको सलाइवा कहते हैं, तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि इसमें भी हज़्म की और तग़य्युर की क़ुव्वत होती है। ये भी ग़िज़ा को किसी न किसी तरह से हज़्म करने के अंदर ये मदद करती है, उसके अंदर चेंजेस लेकर आ जाती है। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी जो सलाइवा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो ग़िज़ा को हज़्म करने के अंदर मदद करती है। इसी तरह से जब हम दांतों से ग़िज़ा को चबाते हैं तो उस चबाने के प्रोसेस के अंदर भी ग़िज़ा के अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे तग़य्युरात होते हैं, जिसकी वजह से जो ग़िज़ा का मिजाज होता है, उसकी जो कैफियत होती है तो वो चेंज हो जाती है, उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। तो इस तरह से हज़्म फ़मी सबसे पहले अपना काम दिखाना शुरू कर देता है ग़िज़ा के हज़्म के अंदर। दूसरा जो हज़्म होता है तो वो हज़्म मेदी है। तो हज़्म मेदी के जो काम होता है तो वो ये होता है कि जो हमारा मैदा होता है, जो स्टमक होता है, तो उसके अंदर हरकत दूधिया होती है, यानी पेरिस्टालसिस उसके अंदर होता है, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रुतूबत मैदा होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, तो वो ग़िज़ा के अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाती है। और ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं तो फिर ये ग़िज़ा के हज़्म के अंदर मदद करते हैं। तो ये पेरिस्टालसिस की वजह से आसानी से हो जाता है। अब अबू सहल मसीही जो है तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमने नाम पर्टिकुलर इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये कंसेप्ट याद रहे, और अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए तो एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छी तरह से इसको लिख सके कि अबू सहल मसीही का इसके बारे में क्या ख़यालात थे। अबू सहल मसीही का ये कहना था कि मैदे के अंदर ग़िज़ा ऐसे नहीं पकती कि जिस तरह से वो तन्नूर के ऊपर या फिर चूल्हे के ऊपर पकती है, बल्कि उनका ये कहना है कि ग़िज़ा ना तो जिस तरह से चूल्हे के ऊपर जोश खाती है या फिर भुनती है तो उस तरह से नहीं होता। ग़िज़ा ना तो जोश खाती है मैदे के अंदर, ना ये भुनती है, बल्कि जो मैदे की जो हरारत होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि वो ग़िज़ा के जौहर को मुतग़य्यर कर दे, उसके अंदर तब्दीली लेकर आ जाए और उसको वो किसी नई चीज़ के अंदर तब्दील कर दे, उसको नई चीज़ बना दे। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी ग़िज़ा के जो जौहर है तो उसको तब्दील कर देना, उसको मुतग़य्यर कर देना और उसको नई चीज़ के अंदर तब्दील कर देना, नई चीज़ उसको बना देना कि जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ हो खाई हुई ग़िज़ा से, इसको इस्तिहाल हकीकी कहते हैं। ये असल में मेटाबॉलिज़म की तारीफ़ है। ये मेटाबॉलिज़म है कि जो चीज़ हमने खाई थी उसको इस तरह से तब्दील कर देना कि वो पूरी एक नई चीज़ बन जाए और जो खाई हुई चीज़ है तो उससे पूरी तरह से ये डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। अगली जो चीज़ है वो कैलूस है।
तो जब ग़िज़ा मैदे के अंदर हज़म होती है तो उसके नतीजे के अंदर एक नया मादा पैदा होता है, और ये मादा जो होता है, ये जो मटेरियल होता है, तो इसके जो अज्जा होते हैं वो पूरे के पूरे एक जैसे होते हैं, वो यकसां होते हैं, वो आपको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो पूरा मादा होता है जिसके अज्जा यकसा होते हैं, तो इसको कैलूस कहा जाता है, कैलस इसको कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये पेपर के अंदर 1 या 2 मार्क के लिए आ सकता है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि हज़म मैदा के नतीजे में जो मादा हासिल होता है जिसके अज्जा यकसा होते हैं उसको कैलूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में हुनैन बिन इसहाक ने अपना एक कंसेप्ट दिया था, और जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं तो इन गैस्ट्रिक जूसेस को या फिर रुतूबत मैदा को इन्होंने हमूज़त मैदा का नाम दिया था। तो हमूज़त मैदा असल में ये रुतूबत होती है, और इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये तुर्श होती है। ये आप जब अदविया वगैरह जब पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग टेस्ट उसके अंदर पढ़ाए जाएंगे, तो उसके अंदर तुर्श भी एक टेस्ट होता है। तो तुर्श अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आंवले का जो टेस्ट होता है, आमले का जो टेस्ट होता है, इमली का जो टेस्ट होता है, तो वो तुर्श होता है। तो ये खट्टे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो रुतूबतें जो मैदा होती हैं तो उनका जो वो तुर्श होती हैं, और इनके बारे में ये हुनैन बिन इसहाक ने कहा कि ये हज़म ग़िज़ा के अंदर मुआविन होती है, उसके अंदर मदद करती हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो ख्वाहिश ताम होती है, खाना खाने की जो ख्वाहिश होती है, तो वो इसी रुतूबत मैदा की वजह से होती है, इसी की वजह से वो भी पैदा होती है। आज की इस वीडियो का ये सबसे आखिरी कंसेप्ट है जिसे अल्लामा गिलानी ने पेश किया है, जो है हरकत दूदिया का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का या पेरिस्टालसिस का। तो अल्लामा गिलानी का ये कहना है कि ग़िज़ा को हज़म करने के लिए ये बात ज़रूरी हो जाती है कि जो मैदा है तो वो ग़िज़ा को पूरी तरह से घेर कर रखे, और घेरने के बाद में उसको इस तरह से फैलाए, उसको इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करे कि हरकत दूदिया की मानीर एक हरकत पैदा हो जानी चाहिए, ताकि जो रुतूबात हाजमा है या फिर जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जितनी भी ऐसी रुतूबतें हैं कि जो हज़म करने के अंदर मदद करते हैं, और साथ में हरारत गुरेज़िया है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ग़िज़ा को मुतग़य्यर कर दे, उसके अंदर चेंजेस ये लेकर आ जाएँ, और उसको यानी जो ग़िज़ा है तो ग़िज़ा को ये नए जौहर के अंदर तब्दील कर दे, जो ग़िज़ाओं की जो नोयत होती है, जो अलग अलग जो ग़िज़ाएँ होती हैं, तो उनसे ये पूरी तरह से मुख्तलिफ हो जाए। और इस तरह से ये हरकत दूदिया का कंसेप्ट उन्होंने समझाने की हमको कोशिश की है कि मैदे के अंदर जो ग़िज़ा जाती है तो मैदा पहले तो उसको घेर लेता है, फिर उसके अंदर वो जो एक तरह की हरकत उसके अंदर पैदा होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से या पेरिस्टालसिस की वजह से जो रुतूबात मैदा जो होती है या फिर जो रुतूबात हाजमा होती हैं, तो वो उस ग़िज़ा के अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाती हैं, और फिर हरारत गुरेज़ी जो बदन की होती है उसकी मदद से ग़िज़ा का जो जौहर होता है तो वो पूरी तरह से तब्दील हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। और वो जो ग़िज़ा जो हमने खाई थी, अब वो जो ग़िज़ा होती है ओरिजिनल, तो उससे वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, उसका जौहर पूरी तरह से उससे अलग हो जाता है। तो आज का ये जो वीडियो था पूरा, जो कि क़ुव्वत गाज़िया के ताल्लुक़ से था, और अलग अलग इसके अंदर और भी हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर आप लोगों को समझाने की, सिखाने की कोशिश की है। और हम चाहते थे कि ये बहुत शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन चूँकि अब इसके अंदर कंसेप्ट्स भरे पड़े हैं, इसलिए ये ना चाहते हुए बहुत लेंदी वीडियो बन गया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इसके अंदर के जो कंसेप्ट्स हैं तो वो समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट वगैरह लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमको लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं तो उनकी एक बड़ी क्वांटिटी ऐसी है कि जिन्होंने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगी। तो जब कभी भी आपके काम का कोई वीडियो आता है तो आप उसको फ़ौरन फिर देख सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, और आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब हमारे चैनल को करेंगे उतनी ज़्यादा हिम्मत हमारी भी बढ़ेगी, और एक तरह का इंतुसियाज़म हमारे अंदर आएगा, हमें और ज़्यादा जोश रहेगा कि लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और अगले वीडियो तक के पढ़ाई करते रहें। तो अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी, जो कि इंशाल्लाह कुआ का आखिरी वीडियो होगा। कुआ के ताल्लुक़ से ये बनाया गया हमारा आखिरी वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।